हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि क्लासेस नई नई हैं और मैं बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल नहीं जानती हूँ, इसमें से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं। लाइव होने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, रिकॉर्डेड फॉर्म में दिक्कत नहीं हो रही है, इसलिए प्लीज़ आप कुछ दिन वेट कीजिएगा। मैं उसको एकदम अच्छे से सीख लूँगी, उसके बाद आपके साथ लाइव आऊँगी। तब तक आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियोस मिल रही हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, टेंशन मत लीजिए। आपकी प्रैक्टिस क्लासेस जो है वो लाइव ही होंगी। ओके, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अपने थंबनेल में देखा है क्या कि आज कंप्लीट सॉइल साइंस को स्टार्ट करना है, इसके बाहर कुछ नहीं। आप पूरा कंप्लीट सॉइल साइंस अब पढ़ने वाले हैं और डेली बेसिस पे आपको सॉइल साइंस की अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। तो अब प्रिपेयर हो जाइए जल्दी से। जो बच्चे पढ़ चुके हैं यूपीएससी टीए के अंदर हमसे, वो अपना रिवीजन करेंगे, और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो नए तरीके से फिर से सॉइल साइंस को पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपना। देखिए, हमने कल बहुत सारी चीज़ें अभी क्योंकि लाइव आए थे तो जो ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, इसलिए यहाँ पे नोट डाउन है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अभी हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था कि सॉइल कंजर्वेशन के फादर कौन है, फादर ऑफ सॉइल साइंस कौन है, फादर ऑफ सॉइल साइंस इंडिया में कौन है, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है। तो ये सारी चीज़ें एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। यहाँ पे लिखा है सॉइल कंजर्वेशन, यहाँ क्या लिखा हुआ है, सॉइल कंजर्वेशन लिखा हुआ है कि इसके फादर कौन है। तो सॉइल कंजर्वेशन के फादर कौन थे, एच बैनल थे। कौन थे, एच बैनल थे। फादर ऑफ सॉइल साइंस कौन थे, वीवी डाकुचेव थे। फादर ऑफ इंडिया, सॉइल्स ऑफ इंडिया कौन है, ये आपके जेबी लेदर जी हैं। सॉइल टेस्टिंग के फादर एमएल टॉग हैं। सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के फादर एसएन विगोत्स्की हैं। पीएच के फादर सोरेनसन हैं और पीएफ के फादर स्कैफेल्ड हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके फादर्स हैं जो सॉइल साइंस के अंदर आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसे अच्छे से तैयार रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, जल्दी से पढ़ते हैं सॉइल साइंस की डेफिनेशन कि सॉइल साइंस की डेफिनेशन क्या है, कैसे सॉइल साइंस को पढ़ा जा सकता है। तो सॉइल को पढ़ने के लिए क्या देखना होगा हमें, दिल को रख लेते हैं सॉइल के लिए। तो सॉइल के लिए क्या बोला है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सॉइल क्या है, आपकी एक अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल है, असंगठित पदार्थ है, नेचुरल बॉडी है जिसके अंदर हम प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन क्या होगी, सॉइल साइंस की डेफिनेशन होगी। पहले ध्यान से सुनिएगा, पहला शब्द क्या आया, अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल। अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल का मतलब क्या होता है, असंगठित पदार्थ। क्या होता है, असंगठित पदार्थ, मतलब जिसकी कोई रूपरेखा ना हो, कोई निश्चित संरचना ना हो, वो क्या हो जाएगी आपकी अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल हो जाएगा। पाउडरी मास, मतलब पाउडर के आकार की, पाउडर की तरह क्या हो जाएगी, मास होती है जिसको हम सॉइल बोलते हैं। और इसके अंदर ये एक नेचुरल माध्यम है, प्राकृतिक माध्यम है जिसके अंदर हम प्लांट को ग्रो करते हैं, वो क्या कहलाती है, सॉइल कहलाती है। यहाँ पे डेफिनेशन में आपको यही लिखा गया है, पृथ्वी की सतह पर उपस्थित असंगठित खनिज कार्बनिक पदार्थ जो स्थलीय पौधों की वृद्धि के लिए प्राकृतिक माध्यम के रूप में कार्य करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सॉइल कहलाते हैं। सॉइल आपका लैटिन भाषा का शब्द है, शोलम शब्द से आया हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, फ्लोर या ग्राउंड होता है। नेक्स्ट आ जाइएगा, सॉइल साइंस की डेफिनेशन फिर से एक बार सिंपल भाषा में लिखी हुई है। डील विद द सॉइल कंसिडर्ड एज अ नेचुरल बॉडी। हम सॉइल को किससे डील करते हैं, साइंस से डील करते हैं। यह भी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं, मृदा के बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सॉइल को हम डील करते हैं एज अ साइंस और कंसिडर्ड करते हैं क्या, कि एक नेचुरल बॉडी है, प्राकृतिक पिंड है जिसके अंदर हम किसी भी क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। ठीक, लैटिन भाषा से आया, शोलम शब्द फ्लोर इसका मतलब होता है। वेस्ली, वीवी वेस्ली डाकुचेव के फादर होते हैं। फाउंडर ऑफ मॉडर्न पैडोलॉजी के भी फादर यही होते हैं। साथ साथ क्या बोल रहा है, फादर ऑफ सॉइल साइंस इन इंडिया कौन है, जेबी लेदर जी है। कौन है, जेबी लेदर जी फादर ऑफ सॉइल साइंस इन इंडिया है। नेक्स्ट आते हैं, सॉइल वर्सेस लैंड में डिफरेंस हमको देखना है कि सॉइल वर्सेस लैंड में क्या डिफरेंस आता है। सॉइल वर्सेस लैंड में डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो क्या होता है, ये आपकी मृदा दिख रही है आपको और यहाँ पे एक भूमि दिख रही है। तो भूमि हमेशा क्या होती है, टू डायमेंशनल बॉडी होती है। क्या होती है, टू डायमेंशनल बॉडी, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है इसके अंदर। और सॉइल आपकी क्या होती है, थ्री डायमेंशनल बॉडी होती है जिसके अंदर क्या होगा, लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और हाइट भी होगा। तीनों चीजें क्लियर रखिएगा। सॉइल क्या है आपकी, टू डायमेंशनल बॉडी, और यहाँ पे क्या होगी, ये थ्री डायमेंशनल बॉडी होगी। सॉइल के अंदर हम सॉइल एक नेचुरल मीडियम है जिसमें प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। लैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स, रोड, स्कूल, हाईवेज, इन सारी चीज़ों को डेवलप करते हैं, वो क्या हो जाएगी, आपकी लैंड हो जाएगी। ठीक, ये सारी यहाँ पे चीज़ें आपकी क्या लिखी हुई है कि सॉइल और लैंड में डिफरेंस क्या है, अभी जो मैं
मैंने आपको बताया वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप इसे पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, लैंड की बात कर रहा है। लैंड क्या है, जो भी बताई गई चीज़ें वो आपको लैंड की डेफिनेशन के रूप में दी गई है। लैंड इज अ ब्रॉडली डिफाइंड एज द फिजिकल एनवायरनमेंट। ये क्या है, भौतिक रूपरेखा है। भौतिक रूपरेखा है किसकी, लैंड जो है एक भौतिक रूपरेखा है, व्यापक रूप से फैली हुई है, जिसमें राहत, मिट्टी, जल विज्ञान, जलवायु, वानस्पतिक सब शामिल होते हैं। मतलब इसमें सॉइल भी आती है, जलवायु भी आता है, वहाँ का वेजिटेशन भी आता है, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। उसे क्या बोलेंगे, भूमि बोल देंगे। सॉइल क्या होती है, सॉइल आपको पता है एक प्राकृतिक माध्यम है जिसके अंदर पौधों को ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, डिफरेंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने अलग अलग क्या दिया, अलग अलग उन्होंने परिभाषाएं दी हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब पेपर का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है इस तरह से कि वो अब बहुत ज़्यादा आपसे सिंपल चीज़ें पूछेगा, लेकिन ऐसी चीज़ें पूछेगा जो आप पढ़ के नहीं गए हैं। तो इसलिए आपको ये भी पढ़ना होगा कि कौन से साइंटिस्ट ने सॉइल की कौन सी परिभाषा दी हुई है। सबसे पहले साइंटिस्ट आते हैं रफिन जी, और आते हैं रफिन जी आते हैं और ये कहते हैं कि मिट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी आवरण की अपेक्षित चट्टान और कार्बनिक पदार्थ का मिश्रण है। इन्होंने कहा कि जो सॉइल है वो क्या है, सबसे ऊपर की जो परत है उसका ही एक हिस्सा है, और वो उसमें ही क्या है, कार्बनिक पदार्थ जो है, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो मिक्स हुए हैं, उन्हीं को हम मृदा बोलते हैं। ठीक, और उसके बाद क्या बोला, डीपर पार्ट ऑफ द मेंटल द रिगोलिथ वर नॉट कंसिडर्ड सॉइल। इन्होंने जो आपके डीप में पार्ट थे, मतलब जो भी पार्ट मेंटल के अंदर पाए जाते हैं, अर्थ की 3 लेयर होती हैं, मेंटल कोर और आपकी क्रस्ट, उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है मेंटल को इन्होंने कंसीडर ही नहीं किया कि मेंटल भी आपकी ही सॉइल का हिस्सा है। इन्होंने कहा कि डीपर पार्ट ऑफ दिस मेंटल, जिसको हम रिगोलिथ बोलते हैं, रिगोलिथ मतलब पैरेंट मटेरियल बोलते हैं, पैतृक पदार्थ बोलते हैं, उसको इन्होंने कंसीडर ही नहीं किया। तो ये क्या किसने बोली डेफिनेशन, रफिन जी ने बोली। तो आपको पढ़ना होगा कि रफिन ने क्या डेफिनेशन दी थी। नेक्स्ट आते हैं हिलगार्ड। हिलगार्ड ने क्या बोला, मिट्टी कामोबश एक ढीली और भुरभुरी, मतलब पाउडरी, लूज, ढीली, एकदम लूज, जैसे पाउडर होता है वैसे लूज सब्सटेंस है, वेरिएबल है, मतलब एकदम भुरभुरी है, दानेदार है, उसके साथ साथ प्लांट्स के अंदर ग्रो करते हैं, बाय मींस देयर रूट्स फाइंड अ फुटहोल्ड एंड नरिशमेंट एज वेल एज अदर कंडीशन ऑफ ग्रोथ। कह रहा है कि हर कंडीशन में क्या करती है, प्लांट को ग्रोथ देती है, उसको नरिशमेंट करती है, पोषक तत्व प्रदान करती है, वो क्या हो जाएगी, सॉइल हो जाएगी। एक बार हिंदी में पढ़ेंगे, मिट्टी कमोबश एक ढीली और भुरभुरी सामग्री है, इसमें पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से पोषण के साथ साथ विकास की अन्य स्थितियों के लिए पैर जमाते हैं, उसे क्या बोला जाएगा, सॉइल बोला जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आपके फादर ने दी है, जो सॉइल साइंस के फादर हैं, वी.वी. डॉक्टर चेपलिन। इन्होंने क्या बोला कि सॉइल एक नेचुरल बॉडी है। सॉइल क्या है, एक प्राकृतिक पिंड है, जिस किससे मिलकर के बनी है, मिनरल से बनी है और ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से बनी है। किससे बनी है, मिनरल से और ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से बनी है, हैविंग अ डेफिनेट जेनेसिस एंड डिस्टिंक्ट नेचर ऑफ इट्स ओन। मतलब कह रहा है कि इसके अपने अपने बनने के तरीके होते हैं, अलग अलग जेनेसिस का फॉर्मेशन होता है, और इसके डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग इसके लेयर्स भी मौजूद होते हैं, जिसको सॉइल प्रोफाइल और सॉइल होराइजन के रूप में देखा जाता है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, वी.वी. डॉकोचिप का फुल फॉर्म क्या होता है, वेस्ली वेस्लीविच डॉकोचिप। वेस्ली वेस्लीविच डॉकोचिप इनका पूरा नाम हो गया। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है जैनी जी की, बहुत फेमस परिभाषा है, सबसे ज्यादा जो मानी गई परिभाषा है वो वी.वी. डॉकोचिप की है। उसके बाद जैनी जी की परिभाषा को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि सॉइल एक नेचुरल अक्रिंग मतलब प्राकृतिक रूप से मिली हुई एक बॉडी है, जिसके अंदर क्या है, इन बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, और यहीं पे क्या होता है, क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म एक्टिंग ऑन पैरेंट मटेरियल कंडीशंस बाय रिलीफ ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम, ये सारी चीजें मौजूद होती हैं, जिसके कारण सॉइल का फॉर्मेशन होता है, और वही सॉइल को हम उस चीज को हम एज अ सॉइल कंसिडर करते हैं। क्या बोला, मिट्टी एक प्राकृतिक रूप में उत्पन्न होने वाली वस्तु है, जो समय के साथ रहत के अनुसार मूल सामग्री का पर कार्य करने वाले जलवायु और जीवों के संयुक्त प्रभाव के कारण विकसित हुई है। अगर हम बात करें रॉक की वेदरिंग की, तो क्या होता है, उस पर टेम्परेचर, प्रेशर, वेजिटेशन और वहाँ की जो भी इन्वायरमेंट है, उन सभी का फर्क पड़ता है ना। तो वही बात इन्होंने उठा करके अपनी डेफिनेशन के अंदर बोल दी कि इन सभी कारणों से जो चीज़ बन करके हमें मिली है, उसी को हम क्या बोलेंगे, मृदा बोलेंगे। ठीक, आई होप कि आपको ये चारों डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। लास्ट 2 डेफिनेशन बनती हैं जोफी एंड मार्गट की,
और उसके साथ साथ बकमैन एंड ब्रेडी की। जोफी एंड मार्गरेट ने क्या बोला कि सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी। इन्होंने क्या बोला, सॉइल एक प्राकृतिक पिंड है जो कि डेवलप्ड होती है नेचुरल फोर्सेस से, प्राकृतिक के द्वारा जो बल लगाया जाता है, जो टेम्परेचर होता है, जो प्रेशर होता है, जो वहाँ का वेजिटेशन होता है, ये सब क्या हो गए, प्राकृतिक बल हो गए। इनके लगाने से क्या होता है, ये फॉर्म होता है और ये एक नेचुरल मटेरियल के रूप में कार्य करता है। ठीक, नेक्स्ट आएंगे बकमैन एंड ब्रेडी की बात करेंगे। किसकी करेंगे, बकमैन एंड ब्रेडी ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि सॉइल क्या है, डायनामिक नेचुरल बॉडी है, मतलब चेंजेबल। डायनामिक का मतलब क्या हो गया, सतह पर एक गतिशील प्राकृतिक निकाय है, चेंजेबल, जिसके अंदर हमेशा क्या होता है, बदलाव आता रहता है। राजस्थान के अंदर कोई सॉइल गई तो वो राजस्थान की मिट्टी की तरह हो गई, डेजर्ट की तरह हो गई। यूपी में कोई सॉइल आई वो सेलाइन अल्कलाइन बिहेवियर की हो गई। महाराष्ट्र में कोई सॉइल बनी वो ब्लैक सॉइल की, ब्लैक कलर की सॉइल हो गई। तो अलग अलग रीजन के आधार पर अपने आप को ये डेवलप करने की क्षमता रखती है। इन्होंने बोला कि सॉइल क्या है, नेचुरल डायनामिक बॉडी है जो कि सरफेस पे पाई जाती है, जिसके अंदर पौधों को ग्रो कर सकते हैं, कंपोज ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मटेरियल एंड लिविंग फॉर्म्स। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है सॉइल साइंस के बारे में बात करनी है। सॉइल साइंस क्या होती है, सॉइल साइंस क्या होती है। सॉइल साइंस आप सभी को पता है, मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम मृदा का अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, मृदा विज्ञान बोलते हैं। ये किससे डील करती है, ये नेचुरल रिसोर्स से डील करती है, जो भी प्राकृतिक संसाधन आपके यहाँ उपस्थित हैं उससे डील करती है। सरफेस ऑफ द अर्थ, क्या बोल रहा है, सरफेस ऑफ द अर्थ से डील करती है, इंक्लूडिंग पेडोलॉजी, सॉइल जेनेसिस, क्लासिफिकेशन एंड मैपिंग, फिजिकल केमिकल बॉडी एंड फर्टाइल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एंड दीज प्रॉपर्टी मैनेजमेंट टू क्रॉप प्रोडक्शन। ये सारी क्या करती है, मिलकर के क्रॉप का प्रोडक्शन करने में मदद करती हैं। क्या बोला इन्होंने, फिर से समझते हैं एक बार, ठीक है। इन्होंने बोला कि पृथ्वी क्या है, प्राकृतिक संसाधन के रूप में कार्य करती है, जिसमें पेडलोन का मतलब क्या हो, पेड, जो छोटे छोटे पेड्स होते हैं ना, टुकड़े, वो मौजूद होते हैं। और क्या मौजूद होता है, ये मृदा की उत्पत्ति का वर्गीकरण, सॉइल का फॉर्मेशन, किस प्रकार से मृदा की उत्पत्ति हुई है इसके बारे में हम इसके अंदर पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं इसके अंदर, हम इसका वर्गीकरण भी पढ़ते हैं कि किस प्रकार से मृदा को बांटा गया है, अलग अलग भाग में किस प्रकार से मृदा को बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। और क्या पढ़ते हैं, मानचित्र पे, मैप पे इसका चित्रण पढ़ते हैं, किस प्रकार से मैप पे सारी चीजों को शो किया गया हुआ है। और उसके साथ साथ क्या पढ़ते हैं, और मिट्टी के भौतिक, रासायनिक, जैविक उर्वरता गुण और फसल उत्पादन के लिए उनके प्रबंधन के संबंध में ये गुण, ये सारी चीजों को हम पढ़ते हैं किसके अंदर, मृदा विज्ञान के अंदर। उसी को हम क्या बोलेंगे, मृदा विज्ञान बोलेंगे। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि मृदा विज्ञान जो है वो 6 वेल डिफाइंड डिसिप्लिन्स, इसके अंदर 6 वेल डिफाइंड डिसिप्लिन्स होते हैं, 6 बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जो हम पूरे सॉइल साइंस के अंदर पढ़ते हैं। पहली क्या हो गई, सॉइल की फर्टिलिटी। पहली क्या हो गई, सॉइल की फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी का मतलब क्या होगा, मृदा की उर्वरता, कि मृदा कितनी आपकी उपजाऊ है, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर कितना है, उसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है, इन सारी चीजों को जो बताता है वो क्या होगा, आपका सॉइल फर्टिलिटी हो गया। नेक्स्ट क्या है, सॉइल केमिस्ट्री। सॉइल के अंदर रिएक्शन कैसे हो रहे हैं, कैसे अनायन एक्सचेंज हो रहा है, कैसे कैटायन एक्सचेंज हो रहा है, कैसे क्ले पे आके कोई चीजें अट्रैक्ट कर रही हैं, कैसे कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा है, सॉइल के अंदर जो भी चीजें वो कैसे रिएक्ट कर रही हैं, कैसे प्लांट तक पहुंच रही हैं, ये सारी चीजें क्या हो गई, आपकी सॉइल केमिस्ट्री हो गई। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सॉइल फिजिक्स। सॉइल फिजिक्स के अंदर क्या आता है आपका, सॉइल टेम्परेचर कितना है, सॉइल का कलर कैसा है, सॉइल की डेंसिटी कैसी है, और सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा है, सॉइल का टेक्सचर कैसा है, ये सारी चीजें किसमें आ गई, आपकी सॉइल के फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, सॉइल फिजिक्स के अंदर आ गई। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। सॉइल माइक्रोबायोलॉजी मृदा शोषण विज्ञान, किस प्रकार से पौधों के लिए सूक्ष्म जीवों का होना उपयोगी है या उनके लिए खराब है, इन सभी चीज़ों का जब आप अध्ययन करेंगे उसके बारे में आपको कौन बताएगा, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी बताएगा कि कैसे राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूम्स में फिक्सेशन करने का कार्य कर रहा है, कैसे एजोटोबैक्टर आपके वीट की क्रॉप में वर्क कर रहा है, कौन सा बैक्टर एनारोबिक है, कौन सा बैक्टर एरोबिक है, किस कंडीशन में कौन सा आपके ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएगा, ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ने लगोगे तो क्या कहलाएगी, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी कहलाएगी। नेक्स्ट है आपका सॉइल कंजर्वेशन। मृदा को हम किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं, इतना ज़्यादा हम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ कर रहे हैं तो इसमें किस तरीके से हम
हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं कि उसमें जो टॉक्सिसिटी क्रिएट हो रही है वो ना हो पाए और सॉइल आपकी क्या हो जाए, कंजर्व हो जाए, संरक्षित हो जाए, उसकी उर्वरकता बनाए रखे, उसकी प्रोडक्टिविटी बनी रहे, उसके ऑर्गेनिज्म बने रहे, उसमें कोई भी प्रकार का लॉस ना हो, वो आपका क्या कहलाएगा, सॉइल कंजर्वेशन कहलाएगा, मृदा संरक्षण और मृदा विज्ञान। अब नेक्स्ट क्या है, मृदा पेडोलॉजी है। अब आपको इसके अंदर पेडोस के बारे में पढ़ना होगा। पेडोलॉजी में आप ज़्यादातर पढ़ते हैं कि पेड्स के आकार कैसे होते हैं, टेक्सचर कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, यही सारी चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़नी होंगी। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। आज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर हम बात करें बच्चा, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा कि एग्जाम के पर्पज से 100% इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये है। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं। पृथ्वी की पपड़ी की संरचना कैसे है, पृथ्वी की पपड़ी कैसे बनी है, ये देखते हैं। कह रहा है पृथ्वी का अधिकांश कठोर और प्राकृतिक रूप से निर्मित पदार्थ को चट्टान कहा जाता है। कह रहा है जो हार्ड सब्सटेंस होता है, हार्ड जटिल सब्सटेंस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, चट्टान बोलते हैं। रॉक इज कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट व्हिच इज टर्न अप मेड अप ऑफ एटम्स। किससे मिलकर बना है ये एटम्स से मिलकर बना है, अणुओं से मिलकर के क्या बनी है, चट्टान बनी है। या फिर सिंपल भाषा में आप बोलो तो आप बोल सकते हो कि 2 या 2 से अधिक खनिजों से मिलकर क्या बनती है, चट्टान बनती है। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है कि आउट ऑफ 106 एलिमेंट्स, कह रहा है 106 एलिमेंट्स होते हैं, 106 एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर 8 आर सफिशिएंटली अबाउंडेड टू द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 98.6 बाय वेट ऑफ द अर्थ क्रस्ट अप टू 16 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ क्रस्ट की 16 किलोमीटर की जो रेंज है, 16 किलोमीटर का जो एरिया होगा, उसके अंदर 8 सबसे ज्यादा अबंडेंट, सब प्रचुर मात्रा में उपस्थित कितने हैं, 8 आपके एलिमेंट्स क्या हैं, सबसे ज्यादा मात्रा में उपस्थित हैं, जिनका भाग अगर वेट के अनुसार करें तो 98.6% है। आप याद रखिएगा कि अर्थ क्रस्ट के अंदर कितना भाग सबसे ज्यादा अबंडेंट है, तो आपका 8 एलिमेंट सबसे ज्यादा पाए जाएंगे और उनका वेट कितना होगा, मतलब वेट के अकॉर्डिंग उनका परसेंटेज कितना होगा, 98.6% होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट है आपका कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। किस किस चीज से मिल करके आपकी अर्थ क्रस्ट बनी हुई है, ये तो भी हम लोगों ने शायद पढ़ लिया। हाँ, चलिए नेक्स्ट आते हैं। चलिए द अर्थ स्फीयर की बात करते हैं, पृथ्वी के गोले की बात करते हैं। तो पृथ्वी के गोले पे क्या क्या चीजें हैं, अर्थ के स्फीयर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को पता है अर्थ पे 3 स्फीयर्स होते हैं, कौन कौन सा, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और यहाँ पे आपका क्या हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया। क्या हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया। ठीक, कह रहे 3 स्फीयर से मिलकर बन। अच्छा, एक चीज और, जो आपकी मृदा होती है, सॉइल जो होती है वो क्या होती है, 3D बॉडी होती है और तीनों मैटर इसके अंदर उपस्थित होते हैं। 3D बॉडी होती है और तीनों मैटर इसके अंदर उपस्थित होते हैं। मैटर कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों मैटर इसके अंदर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं और ये 3D स्ट्रक्चर होती है। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3 स्फीयर, इसके अंदर 3 स्फीयर कंसिडर्ड होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिससे मिलकर के क्या बनी हुई है, अर्थ का स्फीयर बना हुआ है। सॉलिड स्फीयर को हम क्या बोल देंगे, लिथोस्फीयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर बोलेंगे किसको, सॉलिड स्फीयर को स्थल मंडल बोलेंगे। सॉलिड, उसके बाद करें लिक्विड स्फीयर को क्या बोलेंगे, लिक्विड स्फीयर को हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे। जल मंडल बोलेंगे, जहाँ पे आपके जल आ जाते हैं। और गैसीय गोले को हम क्या बोल देंगे, वायुमंडल बोल देंगे। इन तीनों चीजों से मिलकर के क्या बनी है, अर्थ स्फीयर बनी हुई है और इन्हीं तीनों चीज से मिलकर के सॉइल भी वर्क करती है। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट कह रहा है एटमॉस्फेयर क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको डालिएगा, आपके एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन हुआ ये। ठीक, कह रहा है एटमॉस्फेयर की बात करें तो इसके अंदर क्या है, कह रहा है ये जो है वो कवर होती है। एटमॉस्फेयर जो होता है, वायुमंडल जो होता है वो कवर होता है, किससे कवर होता है, लिथोस्फीयर स्थल मंडल से और जल मंडल से क्या होता है, ये कवर होता है, जिसे हम क्या बोल देंगे, एटमॉस्फेयर बोल देंगे। उसके अंदर वॉल्यूम कितने % क्या चीजें पाई जाती हैं, तो सबसे ज्यादा अगर एटमॉस्फेयर में कुछ पाया जाता है तो वो क्या है, नाइट्रोजन है। उसके बाद कौन सा है, ऑक्सीजन है, फिर आर्गन और फिर क्या है आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाएगा, 78.084%, ऑक्सीजन पाया जाएगा 20.946%, अर्गन पाया जाएगा 0.934% और कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाएगा 0.03%। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, सॉइल के अंदर, मृदा के अंदर एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है, ज्यादा।
ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है, इसलिए यहाँ पे आप लिख सकते हो सॉइल के अंदर 0.3%, ऐसे लिखिएगा, सॉइल के अंदर 0.3% क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है। अच्छे से याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार कोऑर्डिनेटर और दोनों एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट कह रहा है हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, तो ये क्या होता है, वाटर सराउंडिंग लेयर जो हो गई वो क्या हो गई आपकी हाइड्रोस्फीयर हो गई, जिसको हम क्या बोल देंगे, हाइड्रोस्फीयर बोल देंगे। और ये 3/4 पार्ट इसका किससे कवर होता है, अर्थ सरफेस से कवर होता है। आप देखते हैं जहाँ पे भी पानी होता है ना, उसके आसपास कुछ सरफेस से वो कवर होता है, इसमें आप बोल सकते हैं कि 3/4 पार्ट इसका क्या होता है, अर्थ सरफेस से कवर होता है। और क्या होता है, ये ओशियन जो आपके मोस्ट जो ओशियंस होते हैं वहाँ पे आसपास आपको वाटर बॉडीज ज़्यादा देखने को मिलेंगे। क्वालिटी ऑफ डिफरेंट वाटर वेरीज एज फ्लो ऑफ सी वाटर कंटेन अ हाई अमाउंट ऑफ सोल्युबल सॉल्ट एंड लेस। कह रहा है कि जहाँ का जैसा पानी होगा वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे किस प्रकार से सॉल्ट की मात्रा वहाँ के जल में उपस्थित है, या उस एरिया में कितना सॉल्ट की मात्रा वहाँ की मृदा में उपस्थित है, उसके अनुसार जो जल होता है खारा होता है, मीठा होता है, तो वो वहाँ के सी वाटर की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो कह रहा है कि सी वाटर कंटेन अ हायर अमाउंट ऑफ सोल्युबल सॉल्ट। कह रहा है कि जो सी वाटर होता है, समुद्री जल होता है, वो ज़्यादा मात्रा में क्या कंटेन करता है, सॉल्ट की मात्रा को कंटेन करता है, सोल्युबल सॉल्ट को कंटेन करता है, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, EC इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक। अच्छा देखिए, सोल्युबल सॉल्ट को मेजर करने के लिए हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, इसका नाम है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के थ्रू हम सॉइल में सॉल्ट की मात्रा को चेक करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी आपकी 6000 डेसीसाइमन पर मीटर, ये आपकी क्या हो जाएगी, सी सॉल्ट के अंदर EC की वैल्यू हो जाएगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सिंपल भाषा में, सी वाटर के अंदर EC की वैल्यू कितनी होती है, EC की वैल्यू हो गई कितनी 60,000 डेसीसाइमन पर मीटर। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि रिवर वाटर की बात करें तो रिवर वाटर में कितना हो जाएगा, तो उसमें आपका 591, उसमें कितना हो जाएगा 591 आपका हो जाएगा रिवर वाटर के अंदर, कितना हो जाएगा 591 डेसीसाइमन पर मीटर आपकी EC की वैल्यू हो गई रिवर वाटर के अंदर। दोनों वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, सॉइल के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट आ जाइए, लिथोस्फीयर की बात करते हैं। लिथोस्फीयर के लिए क्या बोल रहा है, ये सॉलिड सरफेस होता है। क्या होता है, सॉलिड सरफेस होता है, जो कि मिलकर के बना है किससे किससे, ओशियन से, बेसिन से, प्लेट्यूज से, माउंटेन से, वैली से, सैंड ड्यून से, लावा फ्लो से, इन सभी चीज़ों से मिलकर के एंटायर ऑफ द अर्थ क्या बनी हुई है, वो जो बनी हुई है उसी को क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर बोलेंगे। तीनों स्फीयर, वायुमंडल, जलमंडल में दोनों स्फीयर के कंपैरिजन जो स्थल मंडल है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, भारी होता है, हैवीएस्ट होता है। सबसे ज़्यादा भारी कौन सा होगा, स्थल मंडल होगा। अब नेक्स्ट कह रहा है एक और मंडल ऐड होता है जब हम सॉइल को पढ़ने लगते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पेडोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेडोस्फीयर बोलते हैं। यह पृथ्वी की सबसे बाहरी परत होती है जो मिट्टी से बनी है और मिट्टी निर्माण प्रक्रियाओं के अधीन है। यह स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल के इंटरफेस पर मौजूद होती है। मतलब इन सारी चीज़ें होती हैं, इनके बीच में जो उपस्थित है, जहाँ पे जो अर्थ की ऊपर की सतह होती है, जहाँ पे पेट्स मौजूद होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पेडोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पेडोस्फीयर बोलेंगे। नेक्स्ट कह रहा है एटमॉस्फेरिक कंट्रीब्यूशन। Atmospheric contributes only 0.03% weight to the earth. Hydrosphere contribute 6.91% and lithosphere contribute 0.06%. ICR JRF 2018 के एग्जाम में ये पॉइंट्स पूछे गए थे कि वायुमंडल पृथ्वी के भार में कितना प्रतिशत होगा, जलमंडल कितना होगा और स्थल मंडल कितना होगा। जलमंडल आपका कितना हो गया, वो हो गया आपका 6.91%, स्थल मंडल कितना हो गया 93.06% और वायुमंडल कितना हो गया 0.03% हो गया। ये डाटा आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सारे डाटा को आप एग्जाम अपनी कॉपी में लिखते जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चा, हम लोग सॉइल साइंस में ना सारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, टेक्सचर पढ़ लेंगे, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे, लेकिन जो चीज़ आपके बुक में नहीं दी गई है वो ये सारे पोर्शंस हैं। ये चीज़ों को आप नहीं पढ़ोगे और एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछेगा कि ऑक्सीजन की मात्रा एटमॉस्फेयर के अंदर बताइए, ऑक्सीजन की मात्रा सॉइल के अंदर बताइए, या फिर वेट के अनुसार ये बताइए, वॉल्यूम के अनुसार ये बताइए, तो आप वहीं पे गड़बड़ कर देते हो और हमेशा 1-2 नंबर से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो इस बार हमें 1-2 नंबर से सिलेक्शन नहीं रोकना है, फाइनली अपना सिलेक्शन लेना ही लेना है। ठीक, तो चलिए इंटीरियर ऑफ द अर्थ की बात करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक भाग की बात करें तो 4 होते हैं, 3 होते हैं मोस्टली।
क्या होता है, एक कोर होता है, एक मेंटल होता है और एक क्या होता है, क्रस्ट होता है। कोर जो ये अर्थ का ये एकदम अंदर वाला पोर्शन है, उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, कोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोर बोलेंगे। हम एकदम अंदर वाले की बात करेंगे तो इनर कोर, और उसके बाहर वाले कोर की बात करेंगे तो इनर कोर बोल देंगे। उसके बाद इस भाग को हम क्या बोलते हैं, इस भाग को हम मेंटल बोलते हैं, और इस पृथ्वी की ये बाहरी भाग को हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। ठीक, तीन चीजों से बनकर के आपकी पूरी इनसाइड द अर्थ बनी हुई है। क्या क्या बनी हुई है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ये तीनों क्या होती है, इनसाइड, अर्थ के अंदर का भाग है जो कि पाया जाता है। कोर को हम इनर और आउटर दोनों के फॉर्म में जानते हैं। आइए देखते हैं कि क्रस्ट क्या होती है, भूपर्टी क्या होती है। कह रहा थिकनेस 5 से 11 किलोमीटर इन द ओशियंस एंड 65 to 56 इन द कॉन्टिनेंट्स, ये क्या कहलाता है, आपका क्रस्ट कहलाता है। कह रहा महासागरों में मोटाई 5 से 11 किलोमीटर तथा महाद्वीपों में 35 से 56 किलोमीटर है भूपर्टी का घनत्व। ये क्या हो गया आपका क्रस्ट के लिए, इसने बोला जो थिकनेस होगी वो क्या होगी, 5 से आप डायरेक्ट लिखिएगा 5 से 56 किलोमीटर की होती है। उसके बाद डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट की बात करें वो कितनी होगी, 2.6 to 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी होती है। सेपरेटेड फ्रॉम मेंटल बाय मोहरोविक और मोहो और एम डिसकंटिन्यूटी, ये इसकी यूनिट्स हो जाती हैं जिस नाम से इसको बताया जाता है अक्सर। मेंटल की बात करें फिर से क्या कह रहा है, थिकनेस कितनी होगी, 2900 किलोमीटर की होगी, और किससे मिलकर के बनी हुई है, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सेडिनम, एल्युमिनियम से मिलकर के बनी हुई है। उसके साथ साथ आयरन और मैग्नीशियम भी इसके अंदर मौजूद होता है। डेंसिटी इसकी कितनी होती है, 3.0 से लेकर के 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इट इज द इनर पोर्शन ऑफ द अर्थ। और क्या होता है, ये इनर पोर्शन होता है अर्थ का जिसकी मोटाई 3500 किलोमीटर होती है, जो कि Fe और निकिल से बनी होती है, फेरस और निकिल से बनी होती है, और जैसे धातुओं से बना है इसका घनत्व 9.0 से लेकर के 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अब आप ये देखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इन सभी की डेंसिटीज याद रखें। क्या याद रखिए, डेंसिटीज आप याद रखिए कि डेंसिटी कितनी होती है मेंटल की, कोर की कितनी होती है और क्रस्ट की कितनी डेंसिटी होती है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट कह रहा है, नोट में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए डाल रखा है, इनर कोर कंटेन सॉलिड Fe एंड निकल। कह रहा है जो इनर कोर होता है वो क्या क्या रखता है अपने पास, फेरस और निकिल को रखता है। आउटर कोर क्या रखता है, फेरस और निकिल को रखता है। डेंसिटी ऑफ रॉक, कॉमन रॉक की बात करें उसकी डेंसिटी कितनी होगी, 2.6 से 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। डेंसिटी ऑफ हैवियस्ट रॉक, जो भारी रॉक है उसकी कितनी होगी, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। और डेंसिटी ऑफ अर्थ एज अ होल, अगर पूरे अर्थ की बात करें, होल अर्थ की बात करें तो उसकी डेंसिटी कितनी होगी, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। इसमें समझना कुछ नहीं है, इसमें डायरेक्ट फैक्ट और आपको डायरेक्ट इन सारी चीजों को याद करना होगा। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट है अप्रोचेस की बात करते हैं। ये तो बात हमारी हो गई अर्थ क्रस्ट की और कंपोजिशन ऑफ अर्थ की और अर्थ क्रस्ट की, दोनों बातें खत्म होती हैं। अब हम अप्रोचेस की बात करते हैं। सॉइल साइंस को पढ़ने के दो मोस्टली इंपॉर्टेंट अप्रोचेस होते हैं, दो तरीकों से हम सॉइल साइंस को पढ़ते हैं। कौन कौन सी, पहली है आपकी पेडोलॉजी, दूसरी है आपकी एडेफोलॉजी। ये वीडियो थोड़ी फास्ट आपके पास जा रही होगी बेटा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि मैं किसी से इंटरेक्ट कर सकूँ। आप लाइव होते हैं तो मैं आपसे बातें करती हूँ, उसके साथ साथ मैं आपसे बातें करते करते पढ़ाती हूँ, तो वो टाइम पता भी नहीं चलता और बात भी होती रहती है और पढ़ाई भी होती रहती है। बट यहाँ पे सिस्टम क्या हो रहा है कि हम वन वे सोर्स चल रहा है, रिकॉर्डिंग फॉर्म में है, तो आपसे मैं बात ही नहीं कर पा रही, इसलिए थोड़ी सी फास्ट है, आप लोग कम करके देख लीजिएगा, नहीं तो आई थिंक समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अप्रोचेस की बात करते हैं। सबसे पहली कौन सी है, पेडोलॉजिकल अप्रोच है। इस पेडोलॉजिकल अप्रोच सिंपल सी बात सब जानते हैं, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सॉइल का ओरिजिन कहाँ है, सॉइल का डिस्क्रिप्शन क्या है, सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कैसे है, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, पेडोलॉजिकल अप्रोच कहलाती हैं। ग्रीक वर्ड से आया है, पेडॉन होता है इसका मतलब, पेडॉन का मतलब सॉइल और अर्थ होता है। ठीक, एडेफोलॉजी अप्रोच क्या होता है, एडेफोलॉजी के अंदर हम देखते हैं कि पौधा और सॉइल किस प्रकार से एक दूसरे की मदद कर रहा है, रिलेशन बन रहा है, किस प्रकार से एक दूसरे के प्रति सहायक हैं, वो क्या कहलाएगा, आपका एडेफोलॉजी कहलाएगा। जब इस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। बहुत छोटी सी चीज़ है, कॉमनली सबको पता है, लेकिन एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार बार पूछे जाने वाली एडेफो और पेडोलॉजी होती है। नेक्स्ट और लास्ट बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ सॉइल की। देखिए ये टॉपिक तो मैं आपको कल के लेक्चर में पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन बस बता देती हूँ, जो आपकी सॉइल होती है, जो सॉइल होती है उसके अंदर 4 मुख्य कंपोनेंट होते हैं। क्या होते हैं, 4 मुख्य कंपोनेंट होते हैं।
कंपोनेंट होते हैं। पहला क्या होता है आपका, पहला होता है आपका मिनरल मैटर, दूसरा होता है ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल, वाटर और एयर। ठीक, मिनरल मैटर जो होता है वो कितने प्रतिशत पाया जाता है, 45%। ये 5% पाया जाता है। ओवरऑल की बात करें ये 25% पाया जाता है, और ये भी क्या होता है 25% पाया जाता है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि सॉइल के पास तीनों मैटर उपस्थित है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कैसे हैं आइए देखते हैं। मिनरल मैटर क्या हो गया आपका, मिनरल मैटर और ऑर्गेनिक मैटर मिलकर के क्या बना रहे हैं, सॉलिड पोर्शन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, सॉलिड पोर्शन बना रहे हैं। अगर पेपर पूछे कि सॉइल के पास सॉलिड पोर्शन कितना है तो आप बोलोगे 50%। कितना है, 50% इसके पास सॉलिड पोर्शन है। इधर वाला पोर्शन वाटर और एयर का ये क्या हो गया, नॉन सॉलिड हो गया। क्या हो गया, नॉन सॉलिड। पेपर पूछे नॉन सॉलिड पोर्शन कितना होता है, फिर बोलोगे 25% बोलोगे। अगर इसमें इसने पूछ लिया कि लिक्विड कितना है, लिक्विड की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाएगी तो 25 बोलोगे, और एयर की अगर पूछ लेगा तब 25 बोलोगे। ठीक, उससे पहले अगर नॉन सॉलिड पूछता है तो आप क्या बोलोगे 50%। सॉलिड कितना, 50%। लेकिन अगर लिक्विड और एयर के अकॉर्डिंग पूछेगा तो आप बोलोगे 25% पाया जाता है। ये हो गया कंपोनेंट ऑफ सॉइल। इतना आज आपने पढ़ा है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जो चीज़ें नहीं समझ में आई होगी आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। टेक्निकल इशू की बात को छोड़ करके आपका जो भी पढ़ाने से संबंधित फीडबैक होगा सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये जो प्रॉब्लम हो रही है आई डोंट नो क्यों हो रही है, हमने टीम को बुलाई है जो इसके मैकेनिक वगैरह हैं वो आकर के इसे ठीक करेंगे, उसके बाद हम आपसे ठीक से कंटिन्यू कर पाएंगे। तब तक आपकी क्लासेस ऐसी चल रही हैं, चलने दीजिए। मैं अपनी तरफ से श्योर हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सारी चीज़ें अफोर्डेबल हो जाए, आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाने लगे। आपका सपोर्ट ही होगा कि आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए बहुत बेहतर कर पाएंगे। जल्दी से जाकर के टेलीग्राम चैनल एग्री लर्नर 24 सपना मैम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब को तो आपको करना ही पड़ेगा, एग्री लर्नर 24 एग्रीकल्चर बाय सपना मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच।